दोस्तों, क्या आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं? क्या अब कंपनियां आपको परेशान करने के लिए सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिस भेज रही हैं? दोस्तों, क्या ऐसा भी आपके साथ हो रहा है कि किस्त आपकी एक बाउंस हुई है लेकिन कंपनियां आपको पूरे लोन अमाउंट का नोटिस भेज रही हैं? दोस्तों, क्या आप ऐसी समस्या से परेशान हैं? यदि आप परेशान हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके की समस्या से परेशान है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब 2 क्वार्टर बीत चुके हैं। अब लास्ट के जो 2 क्वार्टर हैं, अब उनमें लोन कंपनियों की रिकवरी तेज होगी। अब दोस्तों, लोन कंपनियों की रिकवरी तेज होगी और रिकवरी एजेंट एज यूजुअल उसी तरीके से काम करेंगे, बल्कि और एग्रेसिवनेस की तरफ काम करेंगे। फोन वाले तो फोन करते ही रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। लेकिन दोस्तों, बात आ जाती है लीगल नोटिस के ऊपर। अब दोस्तों, लीगल नोटिस में भी कई प्रकार के नोटिस हैं। सरफेसी एक्ट के नोटिस हो गए, आर्बिट्रेशन के नोटिस हो गए, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिस हो गए, या क्रिमिनल कंप्लेंट के नोटिस हो गए, सिविल सूट के नोटिस हो गए, प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस हो गए। लेकिन आज हम जिस नोटिस की बात करेंगे वो है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट। इनफैक्ट आज हम पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिस की ही नहीं बल्कि इसके पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। आप इस केस के चक्र से बाहर कैसे आ सकते हैं? दोस्तों, अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि जब किसी की ईएमआई बाउंस हो जाती है तो कंपनियां उस पर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। कई बार अपने रिकवरी एजेंट्स भेजती हैं। रिकवरी एजेंट से बात नहीं बनती तो दोस्तों फिर उनको डिमांड नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। डिमांड नोटिस से नहीं बात बनती तो रिकॉल आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, फिर स्टार्ट होता है असली नोटिस का, जो रियल माने में जो लोन धारक को परेशान कर देता है वो है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट या फिर आर्बिट्रेशन के नोटिस। क्योंकि दोस्तों, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस तभी भेजा जाता है जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है। एक निश्चित समय पर आप ईएमआई चुका नहीं पाते, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता, ईएमआई बाउंस हो जाती है और कंपनी क्या करती है कि फिर ईएमआई बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेज देती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपकी 3 ईएमआई बाउंस होगी तभी कंपनी आपको लीगल नोटिस भेजेगी। आपकी यदि पहली ईएमआई बाउंस हो गई और आपने पेमेंट नहीं की है तो कंपनी आपको पहली ईएमआई से ही आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। देखिए दोस्तों, लीगल नोटिस भेजने का कंपनी का अधिकार है, क्योंकि पेमेंट आपसे लेने का, वसूलने का कंपनी का अधिकार है कानूनी तरीके से। अब लेकिन दोस्तों, सवाल कई बार ये खड़ा हो जाता है, कई बार हमें हमारे व्यूअर्स जो है हमसे ऐसे नोटिस शेयर करते हैं या लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर, हमारा ईसीएस बाउंस हुआ था लेकिन कंपनी ने हमें पूरी लोन अमाउंट का ही नोटिस भेज दिया। अब ये देखकर जो लोन धारक होते हैं वो तो घबरा जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि आखिरकार इसमें पूरी लोन अमाउंट कैसे क्लेम हो गई। दोस्तों, जबकि बैंकिंग रूल्स की यदि हम बात करें या आरबीआई के रूल्स की यदि हम बात करें, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट की ही बात करें तो दोस्तों एक ईएमआई के ऊपर केवल एक ही नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां पूरे लोन अमाउंट का नोटिस भेज देती हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कई बार जब लोन धारक पैसा नहीं दे पाता तो कंपनियां क्या कर देती हैं कि क्रिमिनल कंप्लेंट केस सेक्शन 223 बीएनएस के तहत लगा देती हैं। आपको इससे आता है पहले प्री कॉग्निजेंस नोटिस। दोस्तों, प्री कॉग्निजेंस नोटिस में आपको ये आता है कि भाई माननीय कोर्ट की तरफ से सम्मान आता है कि आइए और अपना पक्ष रखिए, बताइए कि क्या स्थिति है। दोस्तों, फिर उसके बाद जब कंपनी केस लगा देती है और कोर्ट कंपनी के लगाए हुए केस पर कॉग्निजेंस ले लेती है तो फिर आपको कोर्ट से सम्मान आ जाता है। सम्मान आने तक आपके दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि भैया कि नोटिस आया था और कोर्ट में केस कर दिया गया, क्या अब आपको पूरी लोन अमाउंट चुकानी पड़ेगी, कंपनी से समझौता करने पड़ेगा या कंपनी के साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी? ऐसे सवाल आपके मन में आते रहते हैं और सवाल आने जायज ही हैं, क्योंकि यदि आपके पास पैसा होता तो आपकी ईएमआई बाउंस क्यों होती? क्योंकि दोस्तों ईएमआई बाउंस कई बार हो जाती है
किसी विषम परिस्थिति की वजह से। कई बार आदमी के पास पैसा नहीं होता विषम परिस्थिति की वजह से, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई जॉब चलेगी या बिजनेस लॉस हो गया। कई बार इतना भी पैसा नहीं होता कि आदमी ईएमआई पे कर सके, तो दोस्तों ईएमआई बाउंस हो जाती है और कंपनियां फिर अपना खेल शुरू कर देती हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले नोटिस के साथ। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि क्या यदि आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई है तो कंपनियां सारा लोन एक ईएमआई के बेसिस पर या क्लेम कर सकती हैं, आपको सारे लोन का नोटिस भेज सकती हैं। दोस्तों लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस में वो कुछ भी लिखकर आपको भेज सकते हैं कि आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मामला कहां बनता है? मामला बनता है जाकर जब मामला कोर्ट में जाता है। क्योंकि चाहे कंपनी एक ईएमआई लिख दे, दो ईएमआई लिख दे या एंटायर लोन ही लिख दे, लेकिन दोस्तों केस हमेशा एक ही ईएमआई पर लगेगा। एक ईएमआई पर केस लगेगा और एक ईएमआई से ज्यादा का केस नहीं लग सकता। ईसीएस की बात कर रहा हूं दोस्तों, ईसीएस बाउंस केस की बात कर रहा हूं। और दोस्तों यदि अलग अलग ईसीएस बाउंस हुए हैं आपके, तो कंपनी चाहे तो अलग अलग केसेस भी लगा सकती है, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस में कंपनियां ऐसा करती नहीं। क्यों? हर ईसीएस बाउंस पे यदि कंपनियां केस आपके ऊपर लगाएंगी तो कंपनियों के लिए काफी खर्चीला, एडवोकेट की कॉस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है। लेकिन कंपनियां करती क्या है, एक ईसीएस बाउंस होने पर आपके ऊपर केस लगा देती हैं और कंपनियां आपके ऊपर दबाव बनाती हैं कि भाई पूरा का पूरा पैसा रखिए। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया है तो आप उसका पहले जवाब दीजिए। और हाँ, ये याद रखिए, चाहे उन्होंने जितनी भी अमाउंट मेंशन की हो, यदि आपके पास पैसा है तो नोटिस की स्टेज पर ही आप कंपनी को पैसा पे कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मामला क्या हुआ, आगे चला गया, मामला कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में मामला चला गया तो दोस्तों माननीय कोर्ट संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने के बाद फिर आपको सम्मन भी किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आप बताइए। अब दोस्तों कंपनियां करती क्या है, आप रहती हैं दिल्ली में और कंपनी कर देती है केस बेंगलोर में, कलकत्ता में, मुंबई में। आप बार बार तो वहां नहीं जा सकते, आपके लिए बार बार वहां जाना दिक्कत है, मुश्किल है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप जिस अमाउंट का केस आपका लगा था, आपको खुद पता होगा कि ईसीएस मेरा हर महीने कितने का कटता था। तो दोस्तों कुछ मत करिए, ईसीएस बाउंस की जो रकम है वो जमा करवा दीजिए और अपने वकील साहब से कहिए कि माननीय कोर्ट में दिखा दें। दोस्तों माननीय कोर्ट में यदि आप दिखा देंगे पैसे जमा किए हुए को, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होती है, जो ईएमआई होती है जिसके ऊपर केस लगा है, अगर वो उस ईएमआई की रसीद आप दिखा देंगे या कोर्ट के सामने जाकर आप खुद भी कह देंगे कि हुजूर इस ईएमआई का केस लगा था और इस ईएमआई को मैं जमा करवा रहा हूं, तो दोस्तों माननीय अदालत आपके केस को तुरंत खारिज कर देगी। क्योंकि सेक्शन 25 हो या 38 हो, ये किसी भी स्टेज पर ये केस खारिज किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक ईएमआई का केस लगा और आप वही अमाउंट कोर्ट में जमा करवा रहे हैं और कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगी। दोस्तों चूंकि ये केस कंपाउंडेबल है और आप उक्त ईएमआई यदि आप जमा करवा देंगे तो कंपनी का वकील तक भी उस बात से इनकार नहीं कर पाएगा और दोस्तों माननीय कोर्ट तुरंत आपका केस खारिज कर देगी और आप सेक्शन 25 के केस से बड़े आराम से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ज्यादा टेंशन लेने की, घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप बेल नहीं भी वहां पे करवा पा रहे हैं, बस चुप करके एक ईएमआई जेब में डालकर जाइए और माननीय अदालत के सामने पेश हो जाइए और कह दीजिए हुजूर ये रही एक ईएमआई जिसके ऊपर केस लगा था, मैं पे करना चाहता हूं, आप बताइए। कुछ नहीं होगा, मामला खत्म। दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्या हमें बेल करवानी पड़ेगी? दोस्तों प्रोविजन इसमें है कि बेल हमें करवानी पड़ेगी, लेकिन प्रोविजन तब है जब हम पैसा ना दें या जब हम पैसा ना दे पा रहे हों। लेकिन बात यदि एक ईएमआई की है और आप यदि पे कर सकते हैं तो फिर आपको बेल के झंझट में भी पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने पैसा ही चुका दिया तो फिर केस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो दोस्तों
डरिए मत, घबराइए मत या परेशान मत होइए। केस यदि हो भी गया है, सम्मन आपको आ भी गए हैं, कोर्ट ने यदि आपको बुला भी लिया है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। आप अदालत में किसी भी स्टेज पर पेश हो सकते हैं और अदालत को बता सकते हैं कि हुजूर मैं पैसा जमा करवाने आया हूं। तो दोस्तों इसमें सेक्शन 25 का डर आपको अपने मन में बैठाने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने यूट्यूब पे देखे हैं लोग, आपको जाना पड़ेगा, आपको जमानत करानी पड़ेगी, आपको ये कराना पड़ेगा। आप ये देखिए, आपकी ईएमआई 10,000 रुपए की है, आप वहां पर जाएंगे, एक वकील ढूंढेंगे, बेल करवाएंगे, ईएमआई से ज्यादा तो पैसा आपका वहां खर्च हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि ईएमआई आप जाके माननीय कोर्ट में जमा करवा दीजिए, केस से भी छुटकारा और किसी प्रकार की कोई झंझट भी नहीं होगी। दोस्तों आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको सेक्शन 25 के केस से कैसे बाहर आना है। दोस्तों फिर भी यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल हो या कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम सवालों के जवाब देने में पूरी तरीके से तत्पर रहती है, क्विक रिस्पांस होता है हमारी टीम का। और दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा, आपके लोन यदि डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो तत्काल प्रभाव से प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस आपको कई तरीके की परेशानियों से बचाएगा। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस हमेशा एडवोकेट के थ्रू दीजिए, कभी अपने आप से देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दोस्तों कानून की जो पेचीदियां वकील साहब जानते हैं वो आप नहीं समझ सकते। इसलिए एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को करने दीजिए और इस झंझट से मुक्त होइए। दोस्तों आज का ये वीडियो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट यानी कि ईसीएस बॉन्ड्स के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।